Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. In the last lecture of survey, we have discussed about theodolite survey. In this chapter, we will study about tachymetric survey. मतलब क्या कर रहे हैं हम कि tachymeter जो है वो एक एडवांस टाइप का थियोडोलाइट है जिसमें स्टेडिया हेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब पहले अगर हमने देखा तो क्रॉस हेयर्स जो होते थे वो सिर्फ क्रॉस हेयर्स बस होते थे, लेकिन टैक्योमेट्री में क्या हो रहा है, टैक्योमेट्री में हमारे जो स्टेडिया हेयर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, हमें मेजर करना है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है कि नहीं दो पॉइंट्स के बीच का, तो हम यूज़ करते हैं टैक्योमेट्रिक सर्वे। इसी को हम कहते हैं टेलीमेट्री सर्वे। टैक्योमेट्रिक सर्वे इज ऑल्सो नोन एज टेलीमेट्री सर्वे। अब फर्स्टली हमारा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑप्टिकल मींस इन टैक्योमेट्रिक सर्वे। इट इज़ डन बाय स्टेडिया डायफ्राम। मतलब स्टेडिया डायफ्राम जो है, हमारा जो डायफ्राम था, डायफ्राम किसे कहते हैं, डायफ्राम जो लेंस में हमें दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं आई से, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। जो हमें सबसे आगे दिखता है, मतलब क्रॉस हेयर्स वाली जो असेंबली, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम जो है, स्टेडिया डायफ्राम का यूज़ हुआ है यहाँ पर। स्टेडिया डायफ्राम का क्या मतलब है, स्टेडिया डायफ्राम का ये मतलब है कि हमारे जो क्रॉस हेयर्स हैं उसके अलावा दो हेयर्स और प्रोवाइड किए जाएंगे उस डायफ्राम में, तो उसे हम कहेंगे स्टेडिया डायफ्राम। क्रॉस हेयर्स हैज़ 3 लाइन्स एंड रीड्स 3 वैल्यूज़। मतलब क्रॉस हेयर जो होते हैं उसमें 3 लाइनें होती हैं जो कि 3 अलग अलग वैल्यू, जैसे अगर हमारा ये टेलीस्कोप हमने माउंट किया है किसी ट्राइपॉड पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 लाइंस दिखेंगी। 3 लाइंस दिखेंगी, मतलब एक S1 नाम होगा, दूसरे का S2, तीसरे का S3। ये 3 हमें रीडिंग्स अवेलेबल होंगी। मतलब एक स्टाफ अगर हम पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे स्टाफ देखते हैं, तो उसमें हमें 3 रीडिंग्स मिल रही हैं। उस 3 रीडिंग्स मिलने के कारण हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, जो ऊपर वाली रीडिंग है, सबसे ऊपर वाली रीडिंग, और जो सबसे नीचे वाली रीडिंग, इन दोनों में से इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है स्टाफ इंटरसेप्ट। इसका यूज़ होगा हमें फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस इक्वेशन में हम इस एस का या स्टाफ इंटरसेप्ट का यूज़ करेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा रैपिड और कन्वीनियंट मेथड होती है टैक्योमेट्री सर्वे जो होता है, वो रैपिड और कन्वीनियंट मेथड है डिस्टेंस मेजरमेंट की। अगर हमारा ऑब्स्टेकल्स है, मतलब कोई हमारे हिली वाली सरफेसेस हैं और वहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं, तो टैक्योमेट्रिक सर्वे से हम अगर ऑब्स्टेकल जो है, जैसे एक बहुत बड़ी एक खाई आ गई, तो उसमें हम तो लेंथ मेजरमेंट कर नहीं सकते, तो बाय द हेल्प ऑफ टैक्योमेट्री वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द अदर, यानी बिटवीन द स्टेशन पॉइंट एंड अदर पॉइंट। अब टाइप्स ऑफ स्टेडिया डायफ्राम। अब डायफ्राम भी कई टाइप के आपको देखने मिल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि एक ही टाइप का बस नहीं हो सकता, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं डायफ्राम जो होते हैं। तो ये हैं कुछ टाइप्स जो कि इसमें जो क्रॉस हेयर्स है उसके अलावा दो, फर्स्ट यहाँ पर S1 की रीडिंग आएगी, यहाँ S2 की रीडिंग आएगी, ऐसे ही यहाँ पे दूसरे टाइप का है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के डायफ्राम जो कि हमें देखने मिलते हैं थियोडोलाइट में। अलग अलग जो मार्केट में कंपनियाँ अवेलेबल हैं, तो उन लोग अलग अलग यूज़ करते हैं कि अलग अलग टाइप से आप डायफ्राम को शो कर सकते हो। अब मेन क्या है इसमें, मेन ये है कि टैक्योमेट्री में डिस्टेंस हमें मेजर करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें एक डिस्टेंस इक्वेशन मिलती है। डिस्टेंस इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस इक्वेशन ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज फाउंड बाय दिस इक्वेशन। द इक्वेशन क्या है, KS प्लस सी, D इज इक्वल टू KS प्लस सी। अब D जो है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब K क्या है, K है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, S जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट है, और C जो है वो है एडिटिव कांस्टेंट। तो ये है डिस्टेंस इक्वेशन टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन पॉइंट एंड द पॉइंट विच वी आर ऑब्जर्विंग। अब क्या होता है कि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो हो जाता है 100 फॉर एनालिटिक लेंस। एनालिटिक अगर हमारा लेंस है, एनालिटिक लेंस अगर है हमारे थियोडोलाइट में, तो जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 100 हो जाता है, और C जो कि एडिटिव कांस्टेंट है एनालिटिक लेंस के लिए हो जाता है 0। नेक्स्ट टॉपिक इसमें टैक्योमेट्रिक सर्वे में क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टैक्योमेट्रिक मेजरमेंट। मतलब अलग अलग तरीके के सिस्टम है, 3 टाइप के सिस्टम है कि हमें कैसे कैसे सिस्टम में हमें मेजरमेंट करना है टैक्योमेट्रिक सर्वे में, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है स्टेडिया सिस्टम। स्टेडिया नाम दिया है, तो इसमें 2 टाइप, स्टेडिया हेयर जो होता है, स्टेडिया हेयर मतलब ये अगर क्रॉस हेयर्स हैं तो स्टेडिया हेयर ये होते हैं इनके, यानी ये वाले जो हेयर्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये 2 हेयर्स जो हैं वो स्टेडिया हेयर्स हैं। अब स्टेडिया सिस्टम की बात की तो इन्हीं के हिसाब से होगा मेजरमेंट। तो सबसे पहले है
उसमें फिक्स्ड हेयर सिस्टम या स्टेडिया सिस्टम। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमारा जो हेयर्स हैं, ये वाले जो क्रॉस हेयर जो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो क्रॉस हेयर्स जो हैं वो होंगे फिक्स, ये रहेंगे फिक्स ही। और जो सेकेंड वाला जो मेथड है उसमें मूवेबल हेयर सिस्टम, मतलब उसमें आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये वाले जो क्रॉस हेयर्स हैं, स्टेडिया हेयर्स हैं, वो मूव कर सकते हैं। मतलब इनकी लेंथ, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम कम कर सकते हैं विद द यूज़। मतलब क्या हमारा जो टेलीस्कोप है उसी के थ्रू हम, उसी में अगर हमारे कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं तो उसी में हमें इस हेयर सिस्टम में क्या होता है कि हम इन दोनों को मूव करा सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा स्टेडिया सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल सिस्टम। और तीसरा जो है हमारा वो है मेजरमेंट बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कुछ बहुत सारे हैं, उनके नाम हमें वैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैं बता दूंगा अभी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ से हो रहा है। और टेंजेंशियल सिस्टम भी एक सिस्टम है। तीन सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है स्टेडिया सिस्टम, मेनली यही यूज होता है, फिक्स्ड हेयर सिस्टम या मूवेबल हेयर सिस्टम। अब मूवेबल हेयर सिस्टम को सब्सटेंस सिस्टम भी कहते हैं और फिक्स्ड हेयर सिस्टम को स्टेडिया सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड है टेंजेंशियल सिस्टम। थर्ड है मेजरमेंट बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। तो ये होगा हमारे टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट के कुछ सिस्टम जो कि हमें यूज़ करने हैं। मेनली यूज़ होता है स्टेडिया सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टेलीस्कोप्स यूज्ड इन स्टेडिया सर्वे। अब टेलीस्कोप कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं स्टेडिया सर्वे में। अब ये ही मेन सिस्टम था हमारा। इसमें हमारा जो टेलीस्कोप यूज़ होने हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, इसी को कहते हैं स्टेडिया थियोडोलाइट भी कह देते हैं। ये है सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप और पोरोस टेलीस्कोप। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो अभी चल रहा है, मतलब जो अभी हमारे टेलीस्कोप बन रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा किससे बन रहा है, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर। अब एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप हो गया, उसके बाद एनालिटिक की बात की थी। एनालिटिक में k = 100 और c = 0 होता है। अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर अभी चल रहा है वो है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, इन विच c इज़ ऑलमोस्ट, मतलब 0 के बराबर होता है या फिर बहुत स्मॉल होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, एनालिटिक टेलीस्कोप में c 0 हो रहा था तो हम उसे तो कंसिडर कर ही नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर वेरी स्मॉल है, मतलब c जो है वो बहुत छोटा है, तो उसके कारण हमें इसमें थोड़ा बहुत कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो इसके कारण इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेक्योमीटर। मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स जो हैं वो हमें याद रखने हैं। किसके लिए, टेक्योमीटर के लिए। तो फर्स्ट है k शुड बी 100 एंड एरर इन दिस वैल्यू शैल नॉट बी मोर देन 1/1000। अब k की जो वैल्यू बताई है वो होनी चाहिए हमेशा 100, और उसमें जो एरर है इस वैल्यू में वो 1/1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बोला है टेक्योमेट्रिक का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये कि k शुड बी ऑलवेज 100, और इसमें जो एरर है वो 1/1000 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सियल हॉरिजॉन्टल लाइन शुड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन अदर टू लाइंस। मतलब एक्सियल हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी थी हमारी, जो क्रॉस हेयर में जो ये वाली लाइन थी, मिडवे में, मिडल में जो लाइन थी इन दो स्टेडिया हेयर्स के बीच में, तो ये इन दोनों के बिल्कुल मिड में होनी चाहिए। ये दोनों के बीच का जो मिड डिस्टेंस है उसमें होनी चाहिए एक्सियल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यही बोला। नेक्स्ट है हमारा टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन इज ऑफ 20 to 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो क्या बोल रहा है इसमें कि टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो लेंस के डायमीटर से 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा होने चाहिए। मतलब 20x to 30x आपका होना चाहिए क्या, मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप में, टेक्योमेट्रिक टेलीस्कोप में। नेक्स्ट है हमारा अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी 35 to 45 mm इन डाया फॉर सफिशिएंटली ब्राइट इमेज। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव, मतलब जिस तरफ से हमें सबसे पहले एक आई वेन होता है, एक आई साइड होता है हमारा, एक ऑब्जेक्टिव साइड होता है। तो दोनों इस तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो इस तरफ एक आई साइड वाली जगह है, और इस साइड अगर हम देखें ये वाला जो ग्लास है वो ऑब्जेक्टिव ग्लास होता है। तो वो इसी की बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ग्लास मतलब जिसके थ्रू हम देख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसका अपर्चर। अपर्चर मतलब उसका जो डाया है वो होना चाहिए 35 to 45 mm, मतलब 35 से 45 mm अगर होगा हमारा डाया तो उसमें सफिशिएंटली ब्राइट इमेज बनेगी। मतलब धुंधली इमेज नहीं बनेगी और हमें ब्राइटली वो चीज़ दिखेगी जिसे हम साइड कर रहे हैं, उसकी इमेज जो है बहुत क्लियर दिखेगी और ब्राइट दिखेगी। नेक्स्ट है हमारा
क्या एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, इसकी बात की थी मैंने जब डिस्टेंस इक्वेशन बताई थी, तो उसमें क्या था, डिस्टेंस इक्वेशन में d इज इक्वल टू के एस प्लस सी बताया था। तो k क्या था हमारा, k था एडिटिव कांस्टेंट और c था हमारा मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। तो अब इनको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये लेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम k देख लें, k मतलब एडिटिव कांस्टेंट अगर देख लें, तो k का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ अपॉन हाइट ऑफ इमेज। मतलब फोकल लेंथ अगर हमें गिवन है किसी लेंस की और हमें हाइट ऑफ इमेज अगर पता चल जाता है कितनी हाइट की इमेज फॉर्म हो रही है, तो हम निकाल सकते हैं क्या, एडिटिव कांस्टेंट। नॉर्मली एनालिटिक लेंस के लिए 100 होता है। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। हम मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है f प्लस डी। f मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू ऑब्जेक्टिव ग्लास। मतलब जहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उससे जो ऑब्जेक्टिव ग्लास का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे d। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू c। एनालिटिक लेंस के लिए इसे हम 0 कंसिडर करते हैं। अब एनालिटिक टेलीस्कोप की बात हुई है तो उसमें एंगल जो यानी दो अलग अलग जो रीडिंग है, एक वर्टिकल, ये जो क्रॉस हेयर्स हैं, स्टेडिया हेयर्स हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है हमारा, मतलब अगर हम स्टाफ इंटरसेप्ट में देखें और जहाँ से हम साइटिंग कर रहे हैं उसके बीच में जो एंगल है वो बनता है बीटा। ये टोटल एंगल जो बीटा है, तो दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, मतलब दोनों अगर हाफ हाफ कर देंगे तो बीटा बाय टू बनाएगा ये वाला एंगल। तो इसमें क्या है, अब बीटा बाय टू की वैल्यू, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, कि ऑब्जेक्टिव अगर हमारा एग्जाम में आ रहा है तो अगर बीटा की वैल्यू या पूछ ले या बीटा बाय टू की वैल्यू पूछ ले, तो ये होती है कि बीटा बाय टू इज इक्वल टू 0 डिग्री 17 मिनट्स एंड 11.32 सेकेंड्स। ये होता है बीटा बाय टू, और बीटा जो हो जाएगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो डबल क्या है, 0 डिग्री 34 मिनट्स एंड 22.64 सेकेंड्स। तो ये बीटा टू और बीटा बाय टू और बीटा की वैल्यू जो है वो याद रखनी है हमें। एक ही की अगर याद रख लेंगे तो वो हाफ करके और डबल करके आ जाएगा। तो ये एनालिटिक लेंस अगर जहाँ पर है तो उस केस के लिए ये है बीटा की वैल्यू, मतलब जो एंगल वो स्टाफ इंटरसेप्ट पे बना रहा है टोटल वो होगा बीटा और उसका हाफ होगा बीटा बाय टू। अब नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड हेयर सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है। फिक्स्ड हेयर सिस्टम वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल इन विच द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस इन सिमिलर आइसोसीलीज ट्राइंगल इज कांस्टेंट। मतलब अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो है वो अगर हमारा सिमिलर आइसोसीलीज ट्राइंगल है तो उसमें रेशियो जो होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब अगर यहाँ इस पॉइंट से हम साइटिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे अगर हम एक स्टाफ यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा स्टाफ यहाँ, तो तीनों ये स्टाफ हो गए। अब परपेंडिकुलर टू बेस, मतलब ये डिस्टेंस अगर हमें ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, तो बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। तो इसमें जो बेस और परपेंडिकुलर का जो हर ट्राइंगल जो अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं उनमें क्या होगा कि बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा हर टाइप। मतलब ये आगे हम जब बढ़ते जाएंगे स्टेडियम, मतलब हमारा अगर स्टाफ अगर हम रखते जाएंगे आगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो होगा कांस्टेंट। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड हेयर सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमने फिक्स्ड हेयर सिस्टम में देख लिया हमारा फॉर्मूला डी का, हमने देख लिया डी की यानी डिस्टेंस इक्वेशन देख ली। अब क्या करना हमें, सबटेंस मेथड या वर्टिकल बेस सबटेंस मेथड या मूवेबल हेयर मेथड, तीनों ही नाम से जाना जाता है। तो मूवेबल हेयर मेथड में हमारे जो स्टेडिया हेयर्स हैं वो मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस इक्वेशन जो है वो होगी चेंज। मतलब कैसे चेंज होगी, उसमें d इक्वल टू के एस प्लस सी डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, लेकिन उस तरह की एक इक्वेशन बनेगी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इन द सबटेंस मेथड या मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है, f अपॉन एम पी मल्टीप्लाइड बाय s प्लस f प्लस डी। अब f प्लस डी सीधा हमारा ये ठीक है, ये सेम ही है। अब यहाँ पे s का मल्टीप्लिकेशन तो के एस प्लस सी हो रहा था, अब k की जगह यहाँ पर आया है f अपॉन एम पी। अब f अपॉन एम पी जो आया है वो क्या है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं, मतलब हमारा जो स्टेडिया हेयर से उसको मूव कराने के लिए एक असेंबली होती है हमारे टेलीस्कोप में ही। तो उसमें जो स्क्रू अगर होता है उसे हम कितनी बार रोटेट कर रहे हैं, तो अगर माइक्रोमीटर रीडिंग m जो है वो माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ ड्रम, मतलब हमारे कितने रेवोल्यूशंस हमने दिए हैं तब जाके वो उतना डिस्टेंस आया है। यानी डिस्टेंस जो है वो अलग अलग वेरिएबल करते रहते हैं। तो हमने जो चेंज किया डिस्टेंस इन दोनों के बीच का,
तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्क्रूज जो हैं स्क्रूज के थ्रू किया है। स्क्रू के अगर हमें पिच पता है, पिच ऑफ द स्क्रू अगर हमें पता है, तो उसकी रीडिंग भी हमें पता है। रीडिंग मतलब हमने कितने रेवोल्यूशंस दिए उस स्क्रू में, तब जाके हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ, वेरिएबल हुआ। तो वो हमें अगर फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली हमें माइक्रोमीटर रीडिंग, मतलब अगर हमें पिच ऑफ द स्क्रू पता है कि 1/100 या 1/1000 ऐसे पिच हो सकती है, तो पिच ऑफ स्क्रू पता होने के बाद माइक्रोमीटर रीडिंग यानी हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जितने रेवोल्यूशन हमने स्क्रू को घुमाया है वो अगर हमें फाइंड आउट अगर हमने कर लिए हैं तो हम इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ और माइक्रोमीटर रीडिंग और पिच ऑफ द स्क्रू मल्टीप्लाइड बाय एस जो है वो एस स्टाफ इंटरसेप्ट है, और प्लस हो जाएगा एफ प्लस डी। अब एफ और वो तो सी में ही मैंने बता दिया कि फोकल लेंथ होगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एफ अपॉन एम पी। अब ये बड़ा हो गया फॉर्मूला, इसको थोड़ा और अगर हम शॉर्ट कर दें तो क्या होता है कि डी इज इक्वल टू के अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस सी हो जाता है। अब के जो है उसको अगर के की बात करें, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, फोकल लेंथ अपॉन माइक्रोमीटर रीडिंग हो जाएगा हमारा के। तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा डी इज इक्वल टू के अपॉन पिच ऑफ द स्क्रू मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस सी। ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर मूवेबल हेयर मेथड। अब स्टेडिया सिस्टम देख लिया, सबटेंस सिस्टम देख लिया, मूवेबल हेयर सिस्टम देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम था वो था टेंजेंशियल सिस्टम। अब टेंजेंशियल सिस्टम की बात की जाए अगर, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसमें मेनली हो रहा है कि हम स्टेडिया हेयर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब साइटिंग के लिए अभी तक हम स्टेडिया हेयर्स का यूज़ करते आए थे, सबटेंस मेथड में, स्टेडिया मेथड में हमने स्टेडिया हेयर्स का यूज़ किया था और साइटिंग की थी स्टाफ की। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वेन्स ऑफ द स्टाफ इज ऑब्जर्व, मतलब हमारा अगर स्टाफ है, हमने स्टेडिया हेयर का यूज़ नहीं करना है। स्टाफ जो है हमारा वहाँ पर फिक्स डिस्टेंस में, फिक्स इंटरवल्स में लगी हुई होती हैं क्या, वेन्स हम लगा देते हैं और उन्हें हम बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उन्हें को हम टारगेट करके हम बाइसेक्शन करते हैं विद द एक्सियल हेयर। मतलब हमारा जो स्टेडिया हेयर्स हैं वो नहीं है हमारे लेंस में अगर, तो हम एक्सियल हेयर के थ्रू अगर हम टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल सिस्टम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम एक्सियल हेयर के थ्रू ये वेन्स हम लगा देंगे। अगर स्टाफ में अगर हम वेन्स लगा देते हैं और उनको अगर हम बाइसेक्ट कर लेते हैं तो उससे हमें फाइंड आउट, हम क्या कर लेंगे, उससे हमें एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और एंगल फाइंड आउट करने के कारण हमें क्या मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस मिल जाएगी। तो वेन्स ऑफ द स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड, ये है इसका मेनली काम कि हम वेन्स जो लगी हुई होती है स्टाफ में उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, ना कि स्टेडिया हेयर्स के थ्रू हम बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ एक्सियल हेयर का यूज़ करके जो वेन्स है स्टाफ में उन्हें बाइसेक्ट करते हैं। अब स्टेडिया हेयर्स आर नॉट यूज्ड, ये तो बता दिया। वेन इज बाइसेक्टेड एवरी टाइम विद एक्सियल हेयर, मतलब अगर हमें रीडिंग लेनी है तो हर बार हमें क्या करना है, एक्सियल हेयर जो हमारा है वो उससे हमें बाइसेक्ट करना है। किसे, वेन्स जो कि हमने लगाई हैं, किसमें, स्टाफ में हमने वेन्स लगाई हैं, उसे हमें बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सियल हेयर। हेंस 2 ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल वर्टिकल एंगल। तो हमें अगर एक वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे हमारे यहाँ पर है, तो एक वर्टिकल एंगल फाइंड आउट अगर हमें करना है तो क्या करना होगा, हमें करना होगा ये यहाँ से इसके बीच का एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये अगर पॉइंट है 2, तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। पहले हमें एक्सियल हेयर यहाँ पर सेट करके ये वाली चीज़ बाइसेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में जब दूसरे हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो एक सिंगल वर्टिकल एंगल के लिए हमें लेनी पड़ेगी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो ये है टेंजेंशियल सिस्टम। अब नेक्स्ट जो हमने मेथड बताया था, नेक्स्ट जो सिस्टम बताया था वो मेजरमेंट बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स में। मेनली हमें नेम ही देखने हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से हम करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नेम बीमैन स्टेडिया आर्क, इसके थ्रू हम साइटिंग करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। नेक्स्ट है जेफकॉट डायरेक्ट रीडिंग टैक्योमीटर, उसके बाद स्पेसी डायरेक्ट रीडिंग टैक्योमीटर, नेक्स्ट इज ऑटो रिडक्शन टैक्योमीटर, उसके बाद वाइल्ड्स आरडीएस रिडक्शन टैक्योमीटर और ईविंग स्टेडी अल्टीमीटर। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू, मतलब ये थोड़े एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके थ्रू हम कर लेते हैं क्या, टैक्योमेट्रिक सर्वे। मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम ये चीज़ें ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम करते हैं। तो ये नाम ही बस याद रखने मेनली, बाकी और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज एरर्स। अब एरर्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं इसमें।
फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेक्स्ट इज नेचुरल एरर, थर्ड वन इज पर्सनल एरर। तो तीनों अलग अलग टाइप के हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ एरर आ गई है तो उसके कारण एरर्स आ रही हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ अ टैक्योमीटर, मतलब जो टैक्योमीटर है उसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं होने के कारण जो एरर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट इज एररनियस डिवीजन ऑफ स्टेडिया रॉड। अब हमारी जो पहले तो हमारे टैक्योमीटर की हमने बात कर ली, टैक्योमीटर खराब है तो हमारे ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत आएंगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये है। अब नेक्स्ट है एररनियस डिवीजन ऑफ स्टेडिया रॉड। अब स्टेडिया रॉड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो मतलब स्टाफ यूज़ कर रहे हैं या स्टेडिया रॉड है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा डिवीजन्स जो है वो सही नहीं है, सही तरीके से नहीं है, मतलब प्रिसाइज नहीं है, उसके ना होने के कारण इंस्ट्रूमेंटल एरर प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ ऑफ स्टेडिया रॉड। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है? टैक्योमीटर का, दूसरा इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है स्टेडिया रॉड का। अब नेक्स्ट है नेचुरल एरर। अब नेचुरल एरर इज ड्यू टू विंड, मतलब अगर हमारी उस टाइम पे जिस टाइम पे हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं अगर विंडी कंडीशंस हैं तो हमें रिफ्रैक्शन जो है वो अनइक्वल मिलेगा, इसके कारण हमें विजिबिलिटी भी खराब मिलेगी। तो बैड विजिबिलिटी एंड अनइक्वल रिफ्रैक्शन कैन हैपन इन द केस ऑफ विंड, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल एरर। अब नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कई टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम मैनिपुलेशन और साइटिंग के कारण, मतलब हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो हम कर रहे हैं तो उनके कारण इनएक्यूरेशन, बहुत सारी चीज़ में एरर आ सकती है। तो वो कुछ इस तरह से है कि इनएक्यूरेट सेंटरिंग एंड बाइसेक्शन, मतलब अगर हमने सेंटरिंग ही गलत कर दी है, स्टेशन मार्क ही गलत अगर हमने प्लॉट कर दिया है तो उसमें क्या होगा कि हमारी एरर आ जाएगी। और बाइसेक्शन में भी अगर हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, अगर हम ठीक से बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं वो स्टेडिया रॉड को, तो हमको ये हो रहा है कि हमें पर्सनल एरर के थ्रू हमें एरर आ रही है इन द टैक्योमेट्रिक सर्वे। नेक्स्ट है हमारा इनएक्यूरेट लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब लेवलिंग की बात की है, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट जो सेटअप किया, थियोडोलाइट या टैक्योमीटर जहाँ पे सेटअप किया, तो लेवलिंग अगर सही नहीं की, अगर वो जो ट्रूली वर्टिकल, मतलब वर्टिकल एक्सिस इज नॉट ट्रूली वर्टिकल, देन दिस एरर विल बी प्रोड्यूस। मतलब हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है वो वर्टिकल ना होने के कारण क्या होगा? इनएक्यूरेट लेवलिंग के कारण हमारी एरर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इनएक्यूरेट रीडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स। अब जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है और वर्टिकल सर्कल है उनकी अगर हम रीडिंग ठीक से नहीं लेता विद द यूज़ ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब हमारा जो थियोडोलाइट है उसी की बात हो रही है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल्स में जो रीडिंग आ रही है एंगल की, वो अगर हम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारा एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स जो हमने अगर रिमूव नहीं की है, पैरेलैक्स जो होती है, अगर मतलब हमारा जो क्रॉस हेयर्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं और मतलब ब्राइट और डिस्टिंक्ट ना होने के कारण जो पैरेलैक्स एरर होती है वो अगर हमने रिमूव नहीं की है पहले ही, तो उसके कारण हमारी एरर आएगी रीडिंग में, उसे हम कंसिडर करेंगे पर्सनल एरर। इनएक्यूरेट पोजीशन ऑफ स्टाफ। अब सारी चीज़ें हमने ठीक कर दी, सारी चीज़ें ठीक कर दी, बाइसेक्शन भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर स्टाफ को ही हमने ठीक से नहीं अगर पकड़ा हुआ है, अगर स्टाफ को जो बंदा वहाँ पर खड़ा है उसने अगर कुछ, मतलब अगर वर्टिकल स्टाफ के लिए हमारा पूरे कैलकुलेशंस हो रहे हैं तो वर्टिकल ही अगर पूरा नहीं है वो, या तो कुछ एंगल से अगर उसने खड़ा करा हुआ है स्टाफ को, या तो इस तरफ या उस तरफ, अगर किसी भी तरफ उसने रोटेट कर दिया है, मतलब उस वर्टिकल ना होकर या नॉर्मल ना होकर स्टाफ किसी और डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर जो रीडिंग्स आएंगी वो गलत आएंगी और हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है वो सारे गलत हो जाएंगे। तो इट इज़ नोन एज इनएक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट एरर इज इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ स्टाफ इंटरसेप्ट। अब स्टाफ इंटरसेप्ट हमने रीड तो कर लिया, लेकिन अगर उसको गलत तरीके से हम कैलकुलेट ही गलत कर लेते हैं तो पूरी वैल्यू जो है वो सारी गलत हो जाएंगी और एरर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको सारे कंसेप्ट्स और सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। टैक्योमेट्रिक सर्वे में हम अगले लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।